फौजिया, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ जुड़ी यहाँ इस प्रोग्राम में और इतनी परेशानियों के बावजूद भी लॉकडाउन में जो हालात लोगों के चल रहे हैं कि घर के कामों में मसरूफ़ हैं, अपनी कुछ पर्सनल चीज़ें चल रही हैं, कुछ तख्लीकी काम भी चल रहे होंगे जो आप लिख रही होंगी आजकल, उन सब से टाइम निकाल के हुँ। आप हमारे साथ आईं, बहुत-बहुत शुक्रिया। नहीं मिन्हाज, आप जैसे लोग भी इस लॉकडाउन में काम कर रहे हैं और लोगों तक आर्ट पहुँचा रहे हैं। मैं समझती हूँ कि ये भी एक अपने आप में एक बहुत ही क्रिएटिव काम है, क्योंकि इस वक़्त हम सभी ज़हनी तौर पर परेशान हैं और ज़ाहिर-सी बात है घर में भी कुछ न कुछ बुज़ुर्ग हैं तो मसले-मसाइल रहते ही हैं। जी, लेकिन उसके बावजूद हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एक पॉज़िटिव एक जो हमें एक पॉज़िटिव थिंकिंग रखनी है, या जो एक ज़िंदगी तो चलानी है ना किसी न किसी तरह, बिल्कुल, और ज़िंदगी का ये भी एक पार्ट है, आप ये कह सकते हैं कि हिस्सा है जी, आर्ट आपकी और मेरी ज़िंदगी का। तो इसीलिए बिल्कुल, हम लोग ये काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा फौजिया, अगर मैं यहाँ अपना इंटरव्यू शुरू करना चाहूँ, तो उसमें पहला सवाल मेरा ये होगा कि फ़ौज़िया दास्तान गो से पहले फ़ौज़िया क्या थी? यानी फ़ौज़िया की पैदाइश किन हालात में हुई, परवरिश किन हालात में हुई, वो क्या माहौल था? उसके बाद एजुकेशन तक कैसे पहुँची और फिर ये दास्तान गोई में किस तरह से एंटर की? तो वो मैं एक डिटेल आपसे। अ, फ़ौज़िया दास्तान गो फ़ौज़िया दास्तान गोई करने से पहले भी फ़ौज़िया दास्तान गो थी, मगर वो प्रोफ़ेशनल दास्तान गो नहीं थी। मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, ये मैं जी, बताती हूँ आपको। जी, क्योंकि मेरी पैदाइश हुई थी पुरानी दिल्ली में, पहाड़ी भोजला के इलाके में, जी, और मेरा ननिहाल क्योंकि पुरानी दिल्ली है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हम बचपन से ही, मैं 90s वाला बच्चा हूँ, तो हमारे पास ना जी, उस ज़माने में हमें याद है चित्रहार आता था और एक सिर्फ़ जी, एक जी, मूवी आती थी संडे को। तो हमारे पास ना इतने ऑप्शंस नहीं थे जो आजकल के बच्चों के पास है ना, तो हम क्या करते थे, हम अपने बड़ों के साथ बहुत घुस-घुस के, अपनी नानी के साथ, अपनी दादियों के साथ, अपनी खालाओं के साथ, तो वो, और उस ज़माने की जो औरतें अगर आप जानते हैं, वो अपने आप में इतनी माहिर माशाअल्लाह से होती थीं, और वो इत उनकी जो ज़बान होती थी, हालाँकि वो लिटरेट नहीं होती थीं, वो स्कूल, मेरी नानी कभी स्कूल नहीं गई, मगर वो जिस तरह की जी, उर्दू ज़बान वो बोलती थीं, जिस तरह के मुहावरे वो बोलती थीं, आजकल वो मुहावरे जब अब मैं किताबें पढ़ती हूँ, तो उस तरह की किताबें, उसमें वो मुहावरे नज़र आते हैं, मुझे लगता है, अरे यार ये तो मेरी दादी, तो ये तो नानी मेरी बोला करती थी। तो बेसिकली वो लिटरेरी चीज़ थी। तो पैदाइश हुई पहाड़ी भोजला के एक छोटे से घर में। मेरे फादर स्कूटर मैकेनिक थे, तो घर में फाइनेंशियली बहुत परेशानियाँ थी, और मुझे ये समझ में आ गया था कि ज़िंदगी को मुझे खुद आगे बढ़ाना है, और 7वीं क्लास का बच्चा, आप समझ सकते हैं क्या होता है। 7th क्लास में थी जब से मैंने ट्यूशन्स की थी अपनी पढ़ाई को सपोर्ट करने के लिए, और 7th क्लास से मैंने 12th पास की, एक सरकारी स्कूल से पास की। ये समझ में आ गया था कि तालीम हासिल करनी है और नौकरी करनी है, क्योंकि ज़िंदगी में फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है आपके पास। फिर मैं जामिया गई, सोशियोलॉजी ऑनर्स किया, मास्टर्स किया एजुकेशन प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन में। इसी बीच ये पढ़ाई तो चल रही थी, लेकिन मेरा दिल, मुझे याद है 11th क्लास में हमारी एक डॉक्टर नफीस मैडम थी, और वो हमें लेके गई ऐवान गालिब, उन्होंने मुझे एक प्ले दिखाया था रुस्तम और सोहराब। जी, और जब मैंने वो प्ले देखा था, मुझे लगा था ये तो मतलब बड़ी मजेदार सी चीज है, और ये तो बड़ी अच्छी चीज है, और ये तो मुझे करना है। तो स्कूल में मैं जो कल्चरल प्रोग्राम थे, वहां मैं कव्वालियों में पार्टिसिपेट करती थी, मैं ड्रामों में पार्टिसिपेट करती थी, और ये कहीं न कहीं चल रहा था उसको, मतलब वहाँ के बाद से मैं कव्वालियों में पार्टिसिपेट करती थी। थिएटर मैंने पहली बार देखा था 11th क्लास में। तो मेरे दिल को वो कहीं बात छू गई थी, मिन्हाज, और मुझे लगा था कि ये तो कुछ बहुत मज़ेदार सी चीज़ है। लेकिन ज़िंदगी ने वक़्त नहीं दिया, कि भई, क्योंकि स्कूल जाना है, स्कूल के बाद खाना खा के सीधा फिर रात तक ट्यूशन्स करना, फिर जामिया जाना। उस ज़माने में ब्लू लाइन चला करती थी। हमारे जी, पास कोई मेट्रो जैसी फैसिलिटी नहीं थी कि हम फटाफट से मेट्रो में चले और पहुँच गए जी, 3-3 मेट्रो बदल के। धक्के खा के हम ब्लू लाइन से अपने जामिया पहुँचते थे, और वहाँ से मैं क्लास खत्म करके फ़ौरन भागती थी घर, क्योंकि मुझे ये मालूम होता था कि स्पेशल छूट गई अगर तो मुसीबत हो जाएगी, और बच्चे घर पे वेट कर रहे होंगे ट्यूशन का। जी, तो काफ़ी बार लोग मुझसे पूछते हैं, "अरे यार, हमने तुम्हें जामिया में देखा है, तुमने भी ये सवाल, तुमने तो कभी थिएटर नहीं किया।" तो थिएटर तो भई शाम को होता था, वो रिहर्सल तो शाम को होती थी, आप भी मैं वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकती थी रुकना। लेकिन दिल कहीं था। लेकिन मिन्हाज, इस बीच क्या हो रहा था कि मेरे स्कूल में और मेरे कॉलेज में जो भी मैं मुझे ना बहुत पढ़ने का शौक था। मैं नॉवेल्स पढ़ती थी, अफ़साने पढ़ती थी, और उर्दू लिटरेचर था मेरे पास ग्रेजुएशन में। तो वो जो मेरे पास जो मैं अफ़साने पढ़ती थी ना, मेरी सहेलियाँ कहती थी
तुम इसे पढ़ के सुनाओ फौजिया। तो मैं कही भाई पढ़ लो ना, हम एक्सचेंज करते थे क्योंकि पैसे तो होते नहीं थे, तो अगर एक ने खरीद लिया तो फिर वो सब लोग चलो तुम मुझे दो, मैं तुम्हें एक पाकिज़ा आंचल दूंगी, तुम मुझे एक पाकिज़ा आंचल दो। और हम लाइब्रेरी से जो किताबें लेके जाते थे वो मैं सुनाया करती थी। और सबसे तुलसी पटेल को आप वाकिफ होंगे मिनहाज, तुलसी पटेल जी। सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट लेक्चरर थी, और उन्होंने मुझसे टेढ़ी लकीर, इसमें चुगताई का जो नॉवेल है वो हम्म। सुनती थी। रोज 15-20 मिनट मुझे बिठाती थी और वो सुनती थी। तो दास्ता अब वो सफर दास्तान को बनने का था, ये मुझे अंदाजा नहीं था, लेकिन जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे करीबी थे, वो जानते थे कि भाई ये मतलब ये स्किल तो है इस लड़की में। मतलब जब ये कहानी पढ़ती है, मैं सुनाने जी। की बात नहीं कर रही, मगर जब ये कहानी पढ़ती है तो ये बहुत हमें बहुत मजा आता है। तो ये मेरे दोस्त जानते थे। तो मैंने फिर मास्टर्स किया एजुकेशन प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन में। मैंने अच्छे बच्चों की तरह नौकरी करी, डेवलपमेंट सेक्टर में काम किया 7 साल। फिर मैंने लेक्चरशिप ली एससीईआरटी में। 2006 की ये बात है, और मेरे दोस्त ने प्रभात कुमार झा, जो अंकुर के डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझसे कहा फौजिया, दास्तान गोई उस वक्त बिल्कुल रिवाइव हो रही थी, 2005 की बात जी, है। जी, जी, मतलब कोई भी दास्तान गोई नहीं जानता तक नहीं था कि दास्तान गोई है क्या। बिल्कुल। और प्रभात ने वो शो देखा था, और प्रभात ने कहा कि फौजिया तुम्हें दास्तान गोई करनी चाहिए। और मैं दयाल सिंह कॉलेज गई, मैंने वो पहला शो देखा, और मुझे लगा यही है वो चीज जो मतलब मुझे जिंदगी में करनी है। और बस वो सफर वहां से शुरू हुआ। मैंने दास्तान गोई करनी शुरू करी, सीखना शुरू किया, काम करना शुरू करा। तो फुल टाइम नौकरी थी। अब ट्यूशन तो छूट चुकी थी, लेकिन अब फुल टाइम नौकरी जी। है। आप 9 बजे निकलते हैं, 7 साढ़े 7 बजे घर आते हैं। तो मैंने 2014 तक नौकरी करी, और आते आते लेकिन 2010 से मुझे ये रियलाइज होने लगा था कि अब जिंदगी सेटल हो गई थी। जो घर की भी जो जिम्मेदारियां थी वो भी थोड़ी बढ़ गई थी, सब सेटल हो रहा था आहिस्ता आहिस्ता। तो मुझे लगा कि अब वो करना चाहिए जो आपके पास है। और 2014 में मेरा दिमाग खराब हो गया दिसंबर में, और मैंने एक अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखा अपने प्रिंसिपल को डाइट के। और उन्होंने वो हैरान हो गए कि ये क्या है भाई। और मैंने वो नौकरी छोड़ी, और मुझे लगा कि मेरा बिल्कुल भी ये नहीं था, मुझे मालूम नहीं था मैं इससे कैसे मैं पैसे कमाऊंगी, कुछ नहीं पता था मुझे। बस मुझे था कि क्योंकि मुझे शोज करने की वहां से परमिशन नहीं मिलती थी। मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करती थी, अगर कहीं जाना है तो वो इतनी नोटशीट घूमती थी, तो और इतनी परमिशन वाले चीजें होती थी, तो मुझे वो कहीं कहीं ना कहीं मुझे कोई वर्कशॉप अटेंड करनी है, कुछ करना है, तो वो सपोर्ट नहीं मिलता था। वो मतलब वो भी क्या करते भाई, वो भी अपनी नॉर्म्स में उलझे हुए थे। तो वहां से मैंने सोचा कि भाई अब तो मतलब मुझे ये काम करना है। तो ये था जवाब आपके पहले सवाल का कि ये फौजिया दास्तान गोई बनने से पहले क्या थी। अच्छा फौजिया, इसमें एक सवाल ये निकलता है कि जिसे आपने बताया कि पहाड़ी भोजला से एक बहुत छोटे घर से आप आई हैं। हाँ। जहाँ तक एजुकेशन हासिल करने का सवाल है, ठीक है, आपको परमिशन मिल गई, उसके बाद आप लेक्चरर भी बन गई। लेकिन परफॉर्मिंग आर्ट में जब आप आईं, तो कुछ सवालात उठे पीछे घर से? घर में मेरी अम्मा, मेरे भाई, मैं लकी हूँ कि बहुत सपोर्टिव थे। लेकिन हाँ, मुझे बहुत सुनने को मिला मेरे खानदान में, क्योंकि मेरे खानदान में सब टीचर्स हैं। ठीक है, एक तो मैंने जब वो प्रोफेशन चूज किया अपना एनजीओ सेक्टर वाला, तो तभी लगा कि भाई ये क्या है, क्यों करनी है सारा दिन की नौकरी, टीचर की ही नौकरी क्यों नहीं करनी है, ऑफिस की नौकरी सेफ नहीं होती है। पहले तो वहां से वो सिलसिला शुरू हुआ और मैं थोड़ी सी ना रिबल रही हूँ। मुझे लगता है मैं थोड़ी सी मतलब मेरा मिजाज ही कुछ ऐसा है। मतलब जो नहीं करने को मना करा जाए ना, वो मैं जरूर करती हूँ। वो मैंने किया। खैर वो एक्सेप्ट किया बेचारे खानदान वालों ने। जी। उसके बाद मैंने कहा कि अब तो मुझे स्टेज पे जाना है। तो स्टेज में मेरे मामू हैं जो रेडियो के ही लिखते थे, और उन्होंने उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने सपोर्ट किया। लेकिन बाकी लोगों ने मतलब बिल्कुल अपोज किया। उन्होंने कहा कि अब तो मतलब लुटिया डूब गई, नहीं अब तो ये जी, लड़की हमारे मामू खानदान का शायद मैं समझ नाम। रहा हूँ जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में जामिया में है। हाँ, जामिया में है। जी, उन्होंने नाम भी ले लीजिए। वो मेरे अनवर अहमद, जी, जी, अनवार वो साहब। मेरे बड़े सपोर्टर है। वो बड़े सपोर्टर है। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये जो कर रही है सही कर रही है, इसमें इसमें क्या बुराई है। और लेकिन मुझे मालूम है, मतलब मैं इंसिडेंट, ये मैं दस्तरखान में बैठी हुई थी, और किसी हमारे बहुत फैमिली के सीनियर खाना खा रहे थे, सब पूरे खानदान वाले, वो ईद का खाना था। जी। कहा भाई अब तो ये कम्युनिस्ट लोगों में बैठ रही हैं, तो अब तो ये कम्युनिस्ट हो जाएंगी। और मतलब और अब और मेरा मतलब सब लोग मुझे देख रहे थे मिनाज, और मैं सुन्न हो गई थी उस वक्त। क्योंकि और ये काफी बार मतलब क्योंकि मैंने एक नौकरी छोड़ी थी। असल में बात ये, मैंने पूरा एक करियर छोड़ा था।
तो एक मायूसी थी खानदान वालों में कि मतलब कौन करता है, इतनी मुश्किल से तो ये सब मिलता है, ये मुश्किल से हासिल किया है, जानते थे, और अब ये पागलपन क्या है। तो मिनहाज, मैं हमेशा बोलती हूँ मेरे पास ना 7 जन्म का कॉन्सेप्ट तो है नहीं, एक ही जन्म का कॉन्सेप्ट है। तो मुझे जो करना है इस जन्म में करना है। सही। लेकिन ऑब्वियसली बहुत बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा पोजीशन था, बहुत ज्यादा पोजीशन था। लेकिन मेरे भाई और मेरी अम्मा ने सपोर्ट किया उसे। सबसे ज्यादा जो बात है ना मिनहाज, के आपके शो 7 बजे शुरू होते हैं, और आप जी, जानते हैं 7 बजे के बाद जो लड़कियां घर में आती हैं उन्हें बहुत अच्छा नहीं समझा जाता। तो शो 7 बजे शुरू हो रहा है, खत्म 8 साढ़े 8 बजे होगा, 10-11 बज जाते हैं आपको घर आते आते। तो जी, वो भी एक एंगल था कि आप एक सोसाइटी के एक्सेप्टेबल टाइम वाले चीज पर आप घर नहीं आते हैं। आप आपका काम ही शाम होने के बाद शुरू होता है। चलिए। तो वो सब चीजें थी, और वो सब स्ट्रगल है, वो आज भी है, मतलब ऐसा नहीं है, मगर अब मैं आदी हो गई हूँ। और लेकिन एक चीज बहुत पॉजिटिव हुई मीना, जो मैं जरूर यहाँ जी, कहना चाहूंगी कि अब वही लोग जो हमारी मेरी अम्मा को कहते थे भाई तुम्हारी लड़की ने तो मतलब बिल्कुल ही आज वो कहते हैं अरे फौजिया वो तो हमारी भांजी है, वो तो हमारी भतीजी है, हाँ हाँ अरे फोटो आया था ना, देखा था आपने? तो अरे वो टीवी पे जो कल इंटरव्यू था ना, हाँ वो, अरे क्या लड़की ने तो नाम बना दिया प्राइमरी का। और तो ये एक वहां पे लगता है मिनहाज के थोड़ा सा, जब मेरी अम्मी को लोग कहते हैं भाई आप तो हमारे घर जरूर आइए, और फौजिया को लेके तो जरूर आइएगा। जी। तो ये एक बदलाव है इस पूरे प्रोसेस में, फौजिया दास्तान को बनने के सफर में। चलें, बहुत-बहुत मुबारक हो और इस तरह के बदलाव ज़िंदगी में और भी आते रहें, उम्मीद करते हैं। अच्छा, अब हम हम्म। आते हैं दास्तान गोई की तरफ। दास्तान गोई असल में क्या है? कौन-सी आर्ट फ़ॉर्म है? और अगर नए लोग उसको करना चाहें या समझना चाहें, तो उनमें किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखा जाता है? हम्म। बहुत सादा लफ्जों में मैं कहूंगी, मैं कोई टेक्निकल लेक्चर नहीं दूंगी। दास्तान गोई असल में एक आर्ट फॉर्म है कहानी सुनाने का, जो उर्दू में कहानियां सुनाई जाती हैं। और ये 16th सेंचुरी में ये बहुत मकबूल था। और दास्तान गोई तिलिस्म में होशरुबा सुनाई जाती। तिलिस्म यानी जादू, और होशरुबा जी, यानी वो जादू जो आपके होश उड़ा दे, ठीक है। जी, तो ये एक आर्ट फॉर्म था भाई। अकबर के पास बहुत सारे लोग थे, सिंगर्स थे, आप जानते हैं अकबर के दरबार में तो दास्तान गो भी थे। मिर्जा गालिब दास्तान गोई के बहुत शौकीन थे। और ये जो आर्ट फॉर्म था, ये जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर, भाई उस जमाने में हमारे पास टीवी तो था नहीं जिस जमाने में ये मैं बात कर रही हूँ, तो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर लोग बैठते थे, दास्तान गोई का सफर शुरू होता था, दास्तान गोई का शो या प्रोग्राम शुरू होता था, और वो कई कई दिन, महीने और साल चला करता था। क्योंकि ये तिलिस्म और शुरबा जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये एक वॉल्यूम है ये। और ये आप देख सकते हैं कि ये कितना मोटा है, और जी, इस तरह के 46 वॉल्यूम्स हैं। हाँ, तो उस जमाने में वो दास्तान को सुनाते थे, और ये बाद में लिखा गया, जो कि मुंशी नवल किशोर ने छापा। लेकिन ये 46 वॉल्यूम्स हैं। और उस जमाने के दास्तान को मिनहाज फिल बदी दास्तान दास्तान कहते थे। हमारे अंदर वो बूता नहीं है। मैं तो मतलब वो ऑन द स्पॉट दास्तान कहते थे। जैसे अब आप अगर ऑडियंस में आप कहें भाई आज मीर बाकर अली आप आज जंग का जरा बयान फरमाइए, तो वो उसी वक्त एक मतलब वो पूरा माहौल बना देते थे, और उसी वक्त ऑन द स्पॉट स्क्रिप्ट लिखते थे। तो ये बेसिकली एक सुनाने वाला आर्ट फॉर्म था, ठीक है। जी, इसको बाद में लिखा गया, क्योंकि मुंशी नवल किशोर ने जब दास्तान गोई को बिठाया लखनऊ में और ये सब छपा, तो मीर बाकर अली से एक बार किसी ने पूछा कि क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में ये 46 वॉल्यूम्स खत्म किए हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, एक बार। तो ये है दास्तान गोई का दास्तान गोई। अगर आप समझिए, एक उर्दू का आर्ट फॉर्म है, उर्दू में कहानियां सुनाई जाती हैं। एक और चीज, जी, दास्तान गोई आम स्टोरी टेलिंग, दास्तान गोई की जो स्क्रिप्ट है ना, वो बहुत ही उसमें रिदम है, उसमें आप कह सकते हैं उसमें एक सुर है, एक म्यूजिक है, और राइम करती हैं उनकी लाइंस। ये खास बात है दास्तान गोई में। अब दास्तान गो बनने के लिए आपको क्या होना चाहिए? मैं हमेशा बोलती हूँ दास्तान गो बनने के लिए, दास्तान गोई आजकल लोगों को ये लगता है कि हमने यूट्यूब से वीडियो देखे, और हम यूट्यूब से वीडियो देखकर हमने सफेद कपड़े पहने, और हमने स्क्रिप्ट याद करी, और हम स्टेज पे चढ़ गए और टोपी लगा ली या व्हाइट कपड़े पहन लिए, और हम दास्तान गो बन गए। अच्छी बात है कि लोग इसको एक्सेप्ट लोग इसको कर रहे हैं, मगर मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि दास्तान गो एक क्लासिकल म्यूजिक की तरह है। इसके लिए आपको किसी से सीखने की जरूरत होती है। ये ऐसा नहीं है जी, रातों रात आप मतलब दास्तान गो बन गए।
ये एक पूरी रियाज़त है जो आपको 1 साल, 2 साल किसी एक्सपीरियंस जो जो तजर्बेकार लोग हैं, उनके अंडर में आपको इसको सीखना चाहिए। पहली बात आपकी आवाज़, क्योंकि एक भई पहले के जो दास्तान गो होते थे, उनके पास तो माइक नहीं होते थे। हम लोगों के पास तो फिर भी माइक हैं, अच्छी क्वालिटी के माइक हैं। लेकिन फिर भी आपकी आवाज़ ऐसी होनी चाहिए कि कम से कम दूर तक जा सके अगर माइक नहीं भी है। तो ठीक है, एक तो आवाज़। दूसरी बात ये कि आपको उर्दू अगर पढ़नी नहीं भी आती हो, कम से कम आप नजारा ना बोलें, आप नज़ारा बोलें, जी, आप जी, बिल्कुल। ज़बरदस्त ना बोलें, आपका शीन-क़ाफ़ दुरुस्त होना चाहिए। सबसे और दूसरी बात ये कि आपको लिटरेचर से प्यार होना चाहिए। आपको पढ़ने की आदत हो। मैं ये नहीं कहती कि सब दास्तन-गो को स्क्रिप्ट लिखनी आनी चाहिए, क्योंकि मेरी स्क्रिप्ट खुद दानिश इकबाल लिखते हैं। जी, मगर आपको लिटरेचर की समझ और क्योंकि जितना आप पढ़ेंगे, उतना ज़बान पे आपको उबूर हासिल होगा और बिल्कुल। उतने ही और आपकी एक वोकैब्युलरी डेवलप हो जाती है अपने आप, ठीक है? आपकी ज़बान पलटती है। जैसे काफ़ी बार मैं हमेशा बोलती हूँ लोगों को कि जो लोग कहते हैं, मैं कहती हूँ लाउड रीडिंग करिए आप। आप जो टेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं, वो आप दिल-दिल में मत पढ़िए। अगर आप चाहते हैं, क्योंकि आपकी ज़बान पे वो अल्फ़ाज़ आपकी ज़बान को पलटना बिल्कुल। आना चाहिए उन ज़बान की, कंफर्टेबल होनी चाहिए। तो ये तो कुछ चीज़ें हैं और हाँ, जैसे क्लासिकल म्यूज़िशियंस के जो शागिर्द होते हैं, वो डिसिप्लिन, वो रियाज़त, वो सब आपको आपके अंदर मौजूद होनी चाहिए। अच्छा, इसमें अभी आपने ये बताया कि 16th सेंचुरी से ये फ़ॉर्म आई है। तो जहाँ तक अगर दास्तान गोई के बारे में पढ़ा जाए तो 13th सेंचुरी में भी शायद अमीर खुसरो ने हाँ, शुरू किया था। तो उसमें और जो जनरली जो लोग कहते हैं कि ये बाहर से आई है फ़ॉर्म, अरब और ईरान से और अमीर खुसरो की ईरान से। इंडिया में। तो इन तीनों फ़ॉर्म में कोई डिफ़रेंस है या सेम ही है ये? जितना मैंने पढ़ा है और जितने हमें उसके दस्तावेज़ मिलते हैं, वो अमूमन सेम है, बस ये है कि वहाँ पे उस ज़माने में फ़ारसी में दास्तानें होती थी। तो जब जी, हिंदुस्तान आया तो ज़ाहिर-सी बात है फ़ारसी यहाँ की ज़बान नहीं थी। तो फिर जी, उर्दू में दास्तान दास्तान होने लगी। जैसे अब आप देखिए मैं अब काफ़ी लोगों को देख रही हूँ जो कि अ, उर्दू के अलावा अब एक हिंदुस्तानी में अब लोग दास्तान कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह जी, सकती कि प्योर दास्तान उर्दू में कर रहे हैं, ठीक है? प्योर दास्तान तिलिस्म होशरुबा है। लेकिन जब हम कंटेम्परेरी काम करते हैं, जब हम दास्तान महाभारत करते हैं, जब हम दास्तान राधा कृष्ण करते हैं, जब हम दास्तान गांधी करते हैं, ऑब्वियसली हम उतनी मुश्किल उर्दू नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं जो तिलिस्म होशरुबा की उर्दू है। जी, ये चीज़ है, तो ऑब्वियसली इसका रूप बदला है, इसकी शक्ल बदली है यहाँ पर आते-आते, हिंदुस्तान आते-आते। ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि जिस तरह उर्दू शायरी में उस दौर में मीर और गालिब ने शायरी की और आज के दौर में आज भी कुछ शायर मौजूद हैं, तो उनकी और आज के लोगों की ज़ुबान कुछ चेंज है। तो क्या इसी तरह से हाँ। दास्तान गोई में भी आपको लगता है ज़ुबान चेंज अगर हो रही है तो फ़ॉर्म वही है, बट सिर्फ़ ज़ुबान चेंज है यहाँ पर? हाँ, और वो ज़रूरी है, ज़ुबान इसलिए ज़रूरी है चेंज होनी, क्योंकि अगर हम उतनी प्योर उर्दू में सुनाएँगे मिन्हाज, तो आप जानते हैं कि लोग समझेंगे नहीं। हालाँकि अभी भी हमारी जो ज़बान है, जो अगर आपने मेरी दास्तान-ए-महाभारत देखी है, दास्तान-ए-गांधी जी, देखी है, तो उतनी प्योर उर्दू नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को लगता है यार ये तो बहुत मुश्किल उर्दू है। तो इसको अगर लोग मुश्किल उर्दू कह रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि फिर वो दिलिस्म-ए-मोशरबा को कितनी मुश्किल उर्दू कहेंगे। तो ज़बान का चेंज होना वक़्त का तकाज़ा भी है, मैं ये समझ सकती हूँ। चलें। अच्छा फ़ौज़िया, एक चीज़ ये बताइए कि आपने जिस तरह की परफ़ॉर्मेंस दी हैं, बहुत सारी हुँ, जगह गई होंगी आप। कुछ ऐसे हुँ। इंसिडेंट याद होंगे कि दास्तान की जब परफ़ॉर्मेंस हो गई आपकी बात, कुछ लोग आए होंगे, उन्होंने कुछ अलग तरह के सवाल किए होंगे। वो कुछ ऐसे अच्छे सवाल, इंटरेस्टिंग सवाल कुछ याद हैं आपको? काफ़ी बार हाँ, मुझे एक बार एक साहब आए, उन्होंने कहा कि मुझे ये देखना है कि आपने ना अपना माइक्रोफ़ोन कहाँ लगा रखा है? मैंने कहा कौन-सा माइक्रोफ़ोन? कहने लगे नहीं, 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 ये आप इतना याद करके नहीं बोल सकती आप। तो आप तो कुछ इस्तेमाल कर रही हैं, मुझे वो डिवाइस के बारे में जानना है, क्या आप बता सकती हैं वो कौन-सी डिवाइस है जो आप इस्तेमाल कर रही हैं? तो मैंने कहा मैं सिर्फ़ अपने दिमाग की डिवाइस इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कुछ है वही है और आप जी, यकीन मानिए तो उनको यकीन नहीं आया, कहला कि नहीं इतना कोई याद नहीं कर सकता आप और उन्होंने कहा कि सारे जितने भी दास्तान गोई हैं वो ये करते हैं। एक तो मुझसे ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किया था। एक मुझसे सवाल आता है कि आप तो मुसलमान हैं, आप क्यों जी, महाभारत कर रही हैं उर्दू में? आप क्यों राधा कृष्ण जी, कर रही हैं उर्दू में? तो ये इंटरेस्टिंग सवाल है या नहीं मिन्हाज, मगर मुझे अफ़सोस है कि मुझे इसका जवाब देना पड़ता है। मतलब मुझे दुःख है कि इस बात का कि मुझसे इस तरह का सवाल होता है। क्योंकि मैं एक साझा तहज़ीब में पल के बड़ी हुई हूँ। जी, मैं पुरानी दिल्ली की जितनी भी कल्चर है, वो गंगा-जमुनी तहज़ीब है। हमारी होली, दिवाली, ईद सब साझा हुआ करती थी।
मतलब हम इंतज़ार करते थे कि कब दिवाली का मेला लगेगा और कब हम जाएँगे। सही, मतलब हमने रामायण देखी है, हमने रामलीला देखी है। मतलब हम सही। वो बच्चे हैं उस ज़माने में, हमारे पेरेंट्स खुद जाते थे और देखते थे। हमारे घर लोग आते थे और बिरयानी खाने हमारे घर में ज़्यादा हमारे दोस्त आते वेट करते थे आके इफ्तार का और हम उनकी नवरात्रों का मतलब हम नवरात्रों का वेट करते थे। तो जब अगर आपको तो ये चीज़ें मुझसे अलग नहीं हैं, महाभारत, राधा कृष्ण और मैं लिटरेचर से मैं पढ़ी हूँ मतलब मैं पढ़ी हूँ मैं कम से कम ग्रेजुएशन तक मैंने उर्दू लिटरेचर पढ़ा है। तो ये सवाल जब होता है तो बहुत अफ़सोस होता है और काफ़ी बार मुस्लिम लोग भी करते हैं ये सवाल, ऐसा बात नहीं, नॉन मुस्लिम भी करते हैं, मुस्लिम भी करते हैं, दोनों करते हैं, क्या आप क्यों कर रही हैं? काफ़ी बार लोग तारीफ़ करते हैं कि वाह! ये तो बहुत ही अच्छा काम है, ये तो इसके लिए मतलब हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आप ये कर रही हैं। क्योंकि काफ़ी बार लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि उर्दू में महाभारत की जा सकती है या उर्दू में महाभारत बहुत साल पहले इस पे नज़्में लिखी गई हैं, पुराने-पुराने जी। शायरों ने लिखी हैं, वो नहीं मालूम है लोगों को। तो मैं ये कह सकती हूँ कि वो चीज़ है, तो ये सवाल है। अच्छा, अच्छा और हाँ, एक स काफ़ी जी। बार लोग जी, जी, आप काफ़ी बार लोग कंटिन्यू पूछते हैं, कीजिए। ये उर्दू कहाँ से सीख सकते हैं हम, जैसे आपने सीखी है? मैंने कहा जी मैंने तो 12 साल उर्दू मीडियम से पढ़ा है, मैं तो सीखी नहीं है सीखी नहीं है उर्दू। 12 जी, साल जब आदमी उर्दू मीडियम से पढ़ता है तो उसे उर्दू आ ही जाती है। लेकिन हाँ, उर्दू में मेरी कोई डिग्री नहीं है। मैं ये कहूँ मैंने एमए उर्दू किया है, इसके लिए आपको किसी उर्दू में डिग्री की ज़रूरत नहीं है। सही। अच्छा एक सवाल और था जैसे और भी जैसे हिंदी में कथावाचन है हाँ, और उर्दू में भी किस्सा गोई कहा जाता है हाँ। और अलग-अलग तरह की फ़ॉर्म हैं, जिसमें तो इसमें दास्तान गोई से ये किस तरह डिफरेंट है? मुझे स्क्रिप्ट के हिसाब से थोड़ी ये अलग लगता है क्योंकि मैंने जितनी भी किस्सा गोई की स्क्रिप्ट देखी है, जितनी मैंने किस्सा गोई देखी है, वो बहुत सीधी-सीधी लाइनें होती हैं और उसमें आप कोई भी कहानी कह सकते हैं। आप ये देखिए कि अगर मैं दास्तान गोई में आप जितने भी अच्छे दास्तान गो हैं और जो उनकी स्क्रिप्ट्स हैं, स्पेशली जो दानिश इकबाल लिखते हैं, तो हमारी जो प्रोज़ है ना, वो भी राइम करती हैं। जी, ऐसा नहीं है कि हमारी जो हम जो पोएट्री और हम पोएट्री बेस्ड खास तौर से हमारा जो ग्रुप काम कर रहा है, हम बहुत पोएट्री बेस्ड काम कर रहे हैं और हमारी जो प्रोज़ है वो भी बहुत पोएटिक दानिश इकबाल लिखते हैं। तो मुझे एक तो स्क्रिप्ट का बहुत ज़्यादा उसमें लगता है, दूसरी ये है कि वो लोग काफ़ी अपनी बॉडी का इस्तेमाल बहुत करते हैं, जो कथावाचक हैं, जो किस्सा गो हैं, वो जी, कभी-कभी खड़े भी हो जाते हैं। तो हम लोग एक जगह बैठ के क्योंकि यही था दास्तान गोई जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे दास्तान गोई जो होते थे वो बैठ के सुनाते थे। हाँ, तो हमारे और काफ़ी बार मैं देखती हूँ कि जो कथावाचक हैं या किस्सा गो हैं वो कुछ काफ़ी बार वो प्रॉप्स भी इस्तेमाल कर लेते हैं। हम वो प्रॉप्स इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमारे पास हमारा प्रॉप है हमारा कटोरा तांबे का जिसमें हम पानी पीते हैं और हमारी ये किताबें तिलिस्म उशरवा जो हम रखते हैं स्टेज पे अपने साथ। तो और हमारी आवाज़ हमारा हथियार है, मैं ये कह सकती हूँ। तो ये कुछ फ़र्क हैं जो मुझे लगते हैं। स्क्रिप्ट का मुझे सबसे ज़्यादा फ़र्क लगता है मिन्हाज, कि दास्तान गोई कहना किसी भी चीज़ को इतना आसान नहीं है क्योंकि जब तक स्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है आपकी, हुँ, हुँ। वो लफ़ाज़ी बहुत है दास्तान गोई में। अच्छा दास्तान में जैसे आपने बताया तिलिस्म होशरुबा है या और भी इस तरह की दास्तानें हैं, तो ये लोग याद करके पूरी-पूरी सुनाया करते थे। तो हुँ, क्या ऐसा भी नहीं कभी याद होता करके है? नहीं या याद जी, करके नहीं सुनाते थे वो लोग। जी। अच्छा उनको याद करके नहीं उनको सुनाते थे। नहीं सुनाते थे, हाँ। तो वो फिलबदी होती थी, उनको लिखा गया। फिल्बदी होती थी, तो लिखा गया बाद में, हाँ। अच्छा, तो उन्होंने आज के दास्तान दौर गोइयों में को पूरे जी, जी। हाँ। आज के दौर में हम लिखी हुई पढ़ रहे हैं, क्या फिलबदी दास्तान गोई हो सकती है आज के फॉर्म में भी? या कुछ हम ऐसा कर लें कि एक स्ट्रक्चर तैयार कर लें, उसके बाद लाइन हर बार चेंज होती रहे? क्योंकि जैसे हम अक्सर कई बार स्टेज शोज़ करते थे कॉलेज टाइम में, तुम्हें पता है कि हुँ, हम कई बार स्ट्रक्चर अपना तैयार कर लिया करते थे, डायलॉग्स हमारे फिक्स नहीं होते थे। जब हम एक शो करने हाँ, जाते थे और वो हाँ, अगली बार जब शो होता था, वहाँ डायलॉग्स चेंज होते थे हमारे, लेकिन हाँ। एरिया वही रहता था, स्ट्रक्चर वही रहता था। क्या दास्तान गोई में भी कुछ इस तरह का है? मैं अभी तक तो मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आया जो कि फिल्बदी दास्तान कह दे। फिल्बदी दास्तान कहने के लिए आपको ज़बान पे उबूर हासिल करना होगा, आपको जी। आपको लफ़्फ़ाज़ी पे उबूर हासिल करना होगा। तो मेरे ख़्याल से अभी आजकल तो कंटेम्परेरी कोई भी फिल्बदी दास्तान नहीं कर रहा। नहीं, अच्छा, अच्छा। बड़े से बड़ा दास्तान वो भी ये नहीं कह सकता कि वो फिल्बदी दास्तान मतलब बाकायदा हर हर दास्तान गोई की स्क्रिप्ट पहले लिखी गई है। अच्छा, इसमें अभी जब हम पीछे आपको देख रहे थे कई बार बहुत सारी जो
ऑर्गेनाइजेशन है जो उर्दू के लिए काम कर रही हैं, उनके कुछ फेस्टिवल्स हुए, उसमें आपने पढ़ा, हमें ऑनलाइन कई बार देखने का मौका मिला। तो आपने पुरानी दिल्ली की जो कारखानदारी ज़ुबान थी, उस पे काफ़ी काम किया हुआ है। तो उसके कुछ मैं हाँ चाहूँगा मीनाज, कि अपने सैम उसके बारे में बताइए और उसके कुछ सैंपल हमें यहाँ सुनाइए, अगर उसके पॉसिबल रहे। सैंपल तो, हाँ हाँ, उसके सैंपल मेरे ख्याल से जो रिकॉर्डेड है ऑलरेडी, आप उसको दिखा सकते हैं अगर, मतलब आई थिंक इज बेटर, क्योंकि वो बेटर क्वालिटी में वीडियोस हैं उसके, जी, आप वो वीडियो इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि मिनहाज, मैंने ये काम क्यों किया पुरानी दिल्ली कारखानदारी जबान पे काम मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो बहुत ह्यूमर है, उसमें लोग हंसेंगे। मुझे ना कहीं ये बात बहुत हर्ट करती है जब भी हम पुरानी दिल्ली की बात करते हैं, और अशरफ सुबुही देहलवी साहब ने बहुत अच्छे से लिखा है इसको, कि जब भी लोग पुरानी दिल्ली की बात करते हैं, वहाँ के कपड़ों के बारे में लोग बात करते हैं, खानों के बारे में बात करते हैं, गलियों के बारे में बात करते हैं, मगर वहाँ की दीवानी औरतें और पगले आदमियों के बारे में कोई बात नहीं करता। तो मैं जब भी जानने जाती थी ना खास तौर से, तो मुझे लोग कहते, उस वक्त उस जमाने में ना जामिया में कहा था, अच्छा अच्छा ओ दिल्ली 6, अच्छा आ रही हूँ जा रही हूँ। तो मुझे लगा आ रही हूँ जा रही हूँ, मतलब ये क्या, ये क्या शर्मिंदगी की बात है। क्योंकि मुझे याद है, और आपको भी यकीनन याद होगा, मुझे मालूम नहीं आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कि हमारी नानी दादियां लोगों के बात करने के अंदाज से बता दिया करती थी कि वो कहाँ से बिलोंग करता है। हाँ, जी, उनके लहजों से पहचान लिया करती थी। तो असल में दिल्ली की जो कारखानदारी जबान है या बेगमाती जबान है, ये असल में हमारे इलाके की पहचान है, हमारे कल्चर की पहचान थी, और उसपे हम शर्मिंदा होने लगे। मैं इस यहाँ मेंशन नहीं कर, मैंने काफी बार पुरानी दिल्ली की बात नहीं कर रही मैं, मैंने काफी बार और लोगों का मजाक उड़ाते हुए देखा है। अच्छा, उसकी तरह बात कर रहे हो, नहीं ना जाएंगे, हाँ वहां के हो। तो ये जो एक हमारे अंदर जो डिसरिस्पेक्ट आई ना, हमारे डायलेक्ट्स को लेके, हमारे लहजों को जी, लेके, मुझे इससे काफी प्रॉब्लम है मिनाज। तो मुझे लगा ये जनरेशन को मुझे ये बताना बेहद जरूरी है कि ये मजाक उड़ाने की बात नहीं है। ये जबानें असल में, ये लहजे हमारी पहचान हुआ करते थे, और हर जगह की आप देखिए, खास तौर से काफी बार हैदराबाद के जो लोग हैं, नक्को बोलते हैं, है ना, वो उनकी पहचान है, वो उनके जी, लहजों की पहचान है। तो इसमें शर्मिंदगी किस बात की है? हम एक तो बहुत शर्मिंदा है, हमें हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आती। अब हम इस पे भी शर्मिंदा हो कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, और हमारे लहजे क्या हैं, हमारे डायलेक्ट्स क्या हैं। तो बस तब तब मैंने ये स्टार्ट किया, और मैंने कहा इसको करना कैसे है। तो जब तक आप कारखानदारी जबान को या बेगमाती जबान को आप पढ़ के नहीं सुनाएंगे, लोगों को समझ नहीं आता। आ रही हूँ जा रही हूँ, और ये बात जाके मैंने कॉलेजेस में की, स्कूल्स में की, ऑर्गेनाइजेशंस में की, बार बार की मैंने। तो लोगों को समझ में आया कि हाँ, ये मजाक उड़ाने की बात नहीं है। और काफी यंग बच्चों ने आके मुझे बोला कि मैम, हमें हमें इसके बारे में और जानना है, हमें इसके बारे में राइट अप पढ़ना है। या जो लैंग्वेजेस के स्कूल थे, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि हम जान चाहते हैं कि आप बच्चों को इस बारे में बताएं। तो वहां से ये काम शुरू हुआ असल में मिनाज। और ये जी, काम मैंने बस इसलिए शुरू किया था कि मैं मुझे वो परफॉर्म करके दिखाना, अरे वाह कितना मजा आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, नहीं मुझे कि नाइन की बोली क्या होती थी उस जमाने में हाँ, हाँ, धोबन कैसे बोलती थी, है ना। आपको याद होगा, आजकल तो सब इतना मिक्स हो गया है। हमारे पुरानी दिल्ली में तो धोबी वो कटरा होता था एक, यहाँ पे सिर्फ धोबी रहते थे। नैनमत जी, तेली की गली होती थी, यहाँ पे सिर्फ तेली रहते थे। जी, तो गलियों के नाम बेसिकली उनके प्रोफेशन के ऊपर हुआ करते थे। तो इससे मजाक उड़ाने की क्या बात है भाई। और आज लोग इस, मतलब मैं चाहती हूँ लोग सेंसिटिव हों इस चीज को लेकर, और वो जी, किसी भी यूपी बिहार पुरानी दिल्ली के जो उनके लहजे हैं, उनको एक इज्जत देने की बात है। बिल्कुल, वो और वो हमारी पहचान है, और हमें वैसे बोलना चाहिए। और हम तो आज सब बहुत रिफाइंड हो गए ना, हम तो बहुत रिफाइंड हो जाते हैं। अगर कोई बोलता भी है तो अरे कैसे गवारों की तरह बोल रहे हो, फौरन एक आता है डायलॉग पीछे से कि कैसे गवारों की तरह बोल रहे हो। तो आज हमारे लहजों को हमने गवारपन वाली कैटेगरी में डाल दिया। उससे मुझे बहुत तकलीफ है। अच्छा। तो उस वहां से ये काम शुरू हुआ। अच्छा, एक सवाल और था ये दास्तान गोई के सिलसिले से ही। दास्तान गोई अगर आज के दौर में कोई सीखना चाहे, हम्म। वो फौजिया दास्तान गो से राब्ता करना चाहे, तो क्या फौजिया दास्तान गो तैयार हैं उसको सिखाने के लिए? हाँ मिनहाज, मैं वर्कशॉप्स करती हूँ, मैं लगातार, जी, अभी तो लॉकडाउन है तो हमारे फेसबुक पेज पे जाता है कि ये वर्कशॉप हो रही जी, है। और सिर्फ वर्कशॉप करके नहीं, आपको 1 साल तक कम से कम हफ्ते में 1 क्लास तो आपको लेनी पड़ती है। और मैंने जी, कॉलेजेस के साथ ये बहुत काम किया है, खास तौर से मैंने स्कूल्स के साथ काम किया है, मैंने बच्चों को ट्रेन किया है। तो
वो मगर मैं ऑनलाइन दास्तान गोई से, मुझसे बहुत लोग आजकल कह रहे हैं ऑनलाइन आप दास्तान गोई सिखाइए। दास्तान गोई ऑनलाइन सीखने वाली चीज नहीं है। जी, मतलब इसके लिए हमें बात करनी होगी। स्टोरी टेलिंग शायद आप सीख सकते हैं, क्योंकि अब मुझे नहीं मालूम कि ये लॉकडाउन क्या ये वायरस क्या रूप लेने वाला है। हो सकता है ऑनलाइन करना पड़े, मुझे बिल्कुल पता नहीं है। लेकिन मैं समझती हूँ कि इसके लिए वर्कशॉप और इसके लिए रियाज़त, ये 2 चीज़ें ज़रूरी है। आप करिए, और तो मैं सिखाती हूँ और बिल्कुल सिखाती हूँ। अच्छा, तो आने वाले मैंने टाइम में मेरे दास्त मैंने जी, जी, मैंने जी। मैंने अशोका यूनिवर्सिटी में पूरा 1 सेमेस्टर पढ़ाया है दास्तान गोई का। मैंने जामिया अच्छा, मास्को में एक पूरा 1 सेमेस्टर पढ़ाया है दास्तान गोई में। बहुत अच्छा, ये बताइए इस दास्तान गोई का फ्यूचर क्या नज़र आता है आपको इंडिया में? क्योंकि आज के दौर में हम देखें 2005 और 2006 से शम्सुर रहमान फारूकी साहब ने इसको रिवाइव किया और उसके बाद फिर हल्के-हल्के लोग बढ़ते ही जा रहे हैं और अब ऐसे लोग भी दास्तान गोई कर रहे हैं, जिनको देख के लगता नहीं है कि वो दास्तान गोई है। बहुत अच्छी बात कही है आपने ये, और कि उनको देख के नहीं लगता ये दास्तान गोई है। मिनहाज, अगर ये सवाल आप मुझसे जनवरी में जब भी लोग पूछते थे, मैं हमेशा बोलती थी कि बहुत अच्छा फ्यूचर है दास्तान गोई का, और ये एक आर्ट फॉर्म है। ये हम लोगों को बेसिकली उनके एरा में लेके जा रहे हैं। हम उस एरा का एक एक्सपीरियंस दे रहे हैं, कैसे होता था। अभी इस वायरस के आने के बाद, जब ऑडिटोरियम बंद हैं और हमें मालूम नहीं है वो कब खुलने वाले हैं। काफ़ी बार लोग बोल रहे हैं ये 1 साल की चीज़ है, काफ़ी बार बोल रहे हैं 2 साल की चीज़ है। कोई कह रहा है इसके साथ जीना सीखना होगा। जी, तो अब दास्तान गोई क्या रूप लेगी, ऐसे दास्तान गोई मुझे भी अभी, मैं उसको समझ रही हूँ। क्योंकि डिजिटल दास्तान गोई हो सकती है, शूट करके किया जा सकता है। क्या ये वो रूप लेगी? क्या हमारी नशिस्त हुआ करेंगी जहाँ पे सिर्फ़ हम कहेंगे भई 20 ही लोग आएँ, हाँ? और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हो। ऑडिटोरियम की चीज़ तो आने वाले फ्यूचर में, अभी तो कुछ वक़्त के लिए नहीं है ये, मिनहाज मैं ये कह सकती हूँ कि मगर हाँ, इसका रूप देखना होगा और वापस घरों में। मुझे बताते थे लोग कि पुरानी दिल्ली में जब दास्तान गोई होती थी तो लोग दास्तान गो होती थी दलान में, मतलब एक, और कितने लोग बैठ सकते हैं दलान में, आप उसको समझ सकते हैं। जी, जी, जी। और वो लोग ताक में फिर पैसे रख के जाते थे, क्योंकि हदिये के तौर पे, जैसे हाँ। आप उनका जो ऑनरेनियम आप कह सकते हैं, तो वो ताक में लोग रख के जाते थे। वहाँ पे जो ताकें छोटी-छोटी होती हैं, अगर आप ताक समझते हैं कि क्या चीज़ होती है। जी, 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 जी। तो शायद ये वही रूप लेने वाली है दास्तान गोई। फ्यूचर तो ये है कि सबसे अच्छी बात ये है कि मैं मैं बस लोगों से एक चीज़ कहना चाहती हूँ, दास्तान गो बनिए। हम खुद चाहते हैं कि ये फैले, अलग-अलग लोग करें। मगर सीखिए कहीं से, मतलब, और इस पे वक़्त लगाइए, 1 साल, 2 साल, इस पे रियाज़त करिए और फिर वक़्त लगा के अपने आप को निखार के जब आप स्टेज पे जाएँगे, तो फिर उसकी जी, बात अलग होती बिल्कुल, है। बिल्कुल, निखारिए अपने आप को। बिल्कुल। अच्छा, कोई ऐसा दास्तान गो जो आज के दौर में आपके साथ काम कर रहा हो, जो आपको पसंद हो कि हाँ, कुछ अच्छा कर रहे हैं ये? मु मुझे दानिश हुसैन बहुत पसंद है। दानिश हुसैन को तारुफ़ की जी, ज़रूरत जी। नहीं है, जी, जी, नेटफ्लिक्स बिल्कुल, के सीरीज़ बिल्कुल, पे वो आ बिल्कुल, एक चुके बड़ा हैं। नाम है दास्तान गोई में और और जी, सबसे अच्छी बात ये है कि वो तिलिस्मी होशरुबा सुना रहे हैं, मतलब इस दौर में भी। जी, उनका जो कहानी, और वो उसको बहुत इवॉल्व कर रहे हैं अपने तरीके से। वो बीच में कुछ मुर्कियाँ मतलब, मैं अगर म्यूजिशियंस की ज़बान में डाल कहूँ तो मुर्कियाँ जिसे कहते हैं, वो कुछ छोटी-सी कहानी बीच में डाल देते हैं, फिर ऑडियंस को वापस ले आते हैं तिलिस्मी होशरुबा पर। जी, तो वो एक बहुत हिम्मत वाला काम है, क्योंकि तिलिस्मी होशरुबा आजकल की ऑडियंस को सुनाना, वो जी, बहुत बड़ा काम है। तो मैं दानिश हुसैन को मैं मानती हूँ कि वो, और जिसने दानिश हुसैन से सीख लिया उसकी तो सही। फिर मतलब, अगर उनकी, क्योंकि मेरी शुरुआत दानिश हुसैन के साथ हुई, परफॉर्मेंस अच्छा, मैंने अच्छा, दानिश हुसैन के साथ दी है। तो ये मेरी अच्छा, खुशनसीबी है। और मैं मुझे लगता है कि आजकल के दौर के दास्तान गोइयों को दानिश हुसैन को सुनना चाहिए, उनसे जी, सीखना चाहिए। बिल्कुल। चलें फ़ौज़िया ऑलमोस्ट हम अब कंक्लूड कर रहे हैं चीज़ों को। कोई ऐसी हाँ। चीज़ जो हम पूछना रह गए हो या आप कहना चाहती हों, तो प्लीज़? नहीं, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है मिनाज, आपने तकरीबन सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया है, और एक बहुत ही अच्छा इंटरव्यू, मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। एक इन्फॉर्मल टॉक बेसिकली, एक मतलब एक फॉर्मल से इन्फॉर्मल की तरफ जाना,
और एक दोस्त ने एक इंटरव्यू लिया है तो उससे वो बात और चली जा। अब हम लोग अभी अनजान लोग लेते हैं कि वो दोस्त जो आपको जानते हैं असल में। जी, और आपने तो मेरा सफर देखा है, जामिया से आप मुझे जानते हैं, तो जी, अ, तो आप जानते हैं कि मतलब कितनी बदलाव मेरे अंदर आया है, उससे तो आप बिल्कुल, वाकिफ हैं। बिल्कुल। कोई मैसेज अगर ऑडियंस के लिए देना चाहें? हाँ, मैं ऑडियंस से बस ये कहना चाहती हूँ कि अपनी जो पुरानी चीज़ें, हमारे पास बहुत कम वक़्त है, मैं जानती हूँ ज़िंदगी बहुत तेज़ दौड़ रही है, मगर अपनी जो पुरानी चीज़ें हैं, अगर आप उसमें से कुछ हद तक भी अपनी आने वाली जनरेशन को दे पाएँ, और वो आपके ऊपर है, आप क्या देना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रही आप दास्तानगोई दीजिए, मैं ये नहीं कह रही आप स्टोरी टेलिंग दीजिए, मगर कम से कम उनको अपनी पुरानी तहज़ीब, जहाँ से भी आप बिलॉन्ग करते हैं, जहाँ से भी अपनी उन छोटी-छोटी चीज़ों को, कि हमारी, जैसे मैं अपनी मेरी भतीजी है, वो रात को हमारी नानी क्या क्या करती थी, 2 साल की है वो, और वो अपने बाप से सिर्फ कोई कहानी नहीं सुनती थी, अच्छा आप दादा मामू की कहानी मुझे सुनाइए, हमारे मामू क्या जी, करते हैं, हमारी नानी क्या करती थी। तो हम उससे पूछते हैं क्या लगाती थी हमारी नानी पान में? तत्था। तो वो अगर, तो ये एक एक्सपीरियंस है जो इन बच्चों को नहीं मिल रहा है, ये अपार्टमेंट वाले कल्चर में बड़े हो रहे हैं, ये हमारी तरह आंगन में नहीं खेलते हैं, ये पार्क में जाते हैं, ये जी, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में नहीं है, चाचा-चाची और ताया-ताई के साथ नहीं बड़े हो रहे हैं। लेकिन कम से कम जो भी हमारा हेरिटेज है, जो भी आप दे सकते हैं, जो भी आपको लगता है, उसको ज़रूर साझा करिए, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन है कल्चर का, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ। हम अपने कमरों तक महदूद ना हों, कम से कम एक दस्तरख़्वान पे खाना खाएँ। आजकल मैंने देखा है लोग अपनी-अपनी प्लेट लेके अपने-अपने कमरों में चले जाते हैं और हुँ, तो एक डिनर टाइम होता है जब सबको साथ खाना चाहिए, जब वो या दस्तरख़्वान जब बिछता है, साथ खाना खाना चाहिए। कभी काफ़ी बार नौकरियाँ ऐसी हैं कि अलग-अलग खाने का टाइम हो जाता है। मैं सब हुँ, समझती हूँ, मगर कम से कम अगर आप हफ़्ते में 1 बार भी ऐसी कोई चीज़ करेंगे, तो वो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। जी। चलें, शुक्रिया फ़ौज़िया आपका बहुत-बहुत, आपने हमें टाइम दिया और हमारे लिए बहुत-बहुत टाइम शुक्रिया निकाला मिन्हाज, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मुझे भी और बहुत अच्छा लगा आपसे बात हो सकता है लॉकडाउन खुल जाए, उसके बाद और इत्मीनान से बैठ के बातें करेंगे, कुछ और डिटेल में कुछ और चीज़ें रिवील करने की कोशिश करेंगे आपके साथ। ज़रूर, 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 ठीक, ज़रूर। चलिए, अल्लाह खुदा हाफ़िज़। हाफ़िज़।